अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, थोड़ी सी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये मैंने क्यों कहा ये मैं आपको बताती हूँ। इसलिए कि आपको पता है कि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कराची की बात करूँगी क्योंकि हम कराची से कर रहे हैं। K21 कराची का माशाल्लाह चैनल है, तो कराची से हम शो कर रहे हैं। मौसम कराची का भी चेंज हो चुका है। वैसे हमारा कराची का मौसम थोड़ा आगे जाके चेंज होता है, पर अल्लाह का करम है कि इस बार जल्दी चेंज हो रहा है। शाम को थोड़ा ठंडक हो जाती है, दिन को गर्मी होती है, जिसकी वजह से आप अगर हॉस्पिटल्स में जाएं, क्लिनिक में जाएं, तो मरीज बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, फ्लू लोगों को हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बुखार हो रहा है। तो ये इन्फेक्शन तमाम लोगों को हो रहा है, मुझे भी हो चुका है। तो सबसे पहले ये केयर करें। मैं आपको बता रही हूँ इसलिए कि क्योंकि मैंने नहीं की और मैं बीमार हो चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ अगर मैं तकलीफ में हूँ, आप लोग तकलीफ में ना हो। कि आप कोशिश करें बहुत ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि दिन को गर्मी की वजह से आप ठंडा पानी पीते हैं, वही रूटीन में आप शाम को भी पीते हैं, उससे गला खराब हो जाता है। खाने पीने की थोड़ी सी एहतियात करें, मच्छरों से दूर रहें, क्योंकि मच्छर जो है ना वो आ चुके, मलेरिया, डेंगू और पता नहीं कौन कौन से मच्छर हैं। मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता इनके बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछने के लिए मैं डॉक्टर साहब को अपने साथ हफ्ते को रखती हूँ, ताकि डॉक्टर साहब मुझे बाकी चीज़ों के बारे में बताएं। मुझे तो सिर्फ डेंगू और मलेरिया का पता है, इससे ज़्यादा नहीं पता कि मच्छरों से और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारी बॉडी में। अच्छा जी, आपको पता है कि सैटरडे जो है डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद होते हैं। पहला जो सेगमेंट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत मालूमाती होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती है, कुछ बीमारियां जो हमारा टॉपिक होता है उस हवाले से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस करूंगी, पर उससे पहले मैं बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि डॉक्टर साहब के टाइम पे मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि एक लंबा इंट्रो दूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि डॉक्टर साहब से मैंने बहुत सारी बातें करनी है और सारी इस सेगमेंट में हो जाए। मेरे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी जी, वेल गुड, वेल एंड गुड। डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गई हूँ। अच्छा अच्छा। अब मुझे ये ये भी बताएं। जिंदगी का एक हिस्सा है। हिस्सा है बिल्कुल। या अच्छा, बीमारी में भी पता चलता है आपके करीब कौन है और आपसे दूर कौन है। अच्छा, ये बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। क्यों कुछ भी हो जाए, मीडिया इंडस्ट्री की लड़की हो, कहीं की भी हो, पर वो जो एक अंदर औरत छुपी हुई होती है ना, वो सही आपको है। बता देगी कि नहीं, पता चलता है बीमारी में कौन अपना और कौन कौन पराया बताए? है। ठीक है जी। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल। सबसे पहले तो बात करेंगे कोरोना पे, उसके बाद हम और सही जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। सही। कोरोना तो अब जाने वाला है, मतलब अब मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि एक जो कोरोना का शोर था ना, वो एक बहुत बड़ा खौफ था, तो अब सही तो जा रहा है। तो अब सही। तो खुशियां मनाए ना हम लोग। अब आप कहेंगे कि हम क्यों मुस्कुराए इतना। हाँ इसकी वजह ये है कि ये जा तो रहा है, हाँ हाँ। मगर आपको शायद ये सुन के हैरानी भी होगी कि एक नई किस्म, एक नई वेरिएंट जो है कोरोना की आ गई है। और ओहो। वो इसके मोर देन 40 से यानी मोर देन 40 के केसेस हमारे पाकिस्तान में डिटेक्ट हो चुके हैं। ओहो। इस वायरस को यानी इस कोरोना वेरिएंट को हम एप्सोना के नाम से, एप्सोन एप्सोन कहते हैं हम इसे, उसको कहते हैं। ये पिछले दिनों कैलिफोर्निया में से वहाँ से आया था, पिछले सारी दुनिया में फैला, अब पाकिस्तान में आया तो हमें पता चला। हम पता तो पहले भी था, लेकिन सेफ इसलिए हो रहे थे कि पाकिस्तान में नहीं आया था। नहीं आया। अब ये पाकिस्तान में भी आ गया। ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। हाँ, इसके लेकिन क्लिनिकल फीचर तो वही है। इसमें एक खास बात पाई जाती है, कॉमन है, मुश्तरक बात है, सारे जितने भी वेरिएंट पाए जाते हैं कोरोना के जो है, चार पांच ये हैं और फिर इसके भी चार पांच आ गए एप्सोना के। तो इसमें जो है ये समझ लें कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारी जो सांस की नाली है, उस पर अटैक करता है ये भी। अच्छा। और इसकी भी इंक्यूबेशन पीरियड बड़ा कम है, ये 3 से 5 दिन 7 दिन में अटैक कर जाता है। दूसरा जो पहले जो हमने देखा था, जो वेरिएंट था हमारे पास, डेंजर जो था, जो वो जो था हमारा जो था, वो फिर भी 10 दिन 14 दिन 12 दिन ले लेता था, मगर ये उससे भी शॉर्ट पीरियड है। अच्छा। अच्छा, इसमें अच्छी बात भी एक आई है कि ये रिसर्च अभी होगी थोड़ी सी पाकिस्तान में, कि वही वैक्सीन जो दूसरी वेरिएंट में लग रही थी, वही वैक्सीन इसमें भी इफेक्टिव है। अच्छा। तो लिहाजा इस वजह से आप इसमें सेफ हो जाते हैं। लेकिन हमें वही एहतियात करनी है। मेरी आवाम से रिक्वेस्ट यही है कि अगर एक तरफ जो है वो कम हो रहा है, कोरोना का जो मेन इंसिडेंस है वो कम हो रहा है, लेकिन ये दूसरी किस्म जो है ये बढ़ रही है, इसकी अभी डेटा नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि ऐसा अचानक ये बढ़ जाए और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो। दूसरी बात सबसे अहम यह है कि देखिए, ये सर्दी के मौसम में बढ़ता है। बढ़ता है। अगर हम एक स्टडी आपको बताऊं मैं, कि ये जो अक्टूबर की स्टडी है, और पिछले साल अक्टूबर की स्टडी में भी ये कम था। अच्छा। हाँ, इस दफ़ा भी ये कम है। समझे ना, 1.4 की रेशो है। पिछले साल भी तकरीबन यही थी, लेकिन ठीक है। नवंबर दिसंबर में ये बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक। तो काफ़ी चांसेस इस बात के हैं कि ये इसकी जो है
इंसिडेंट बढ़ सकता है। हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। हमें अभी ऐसा इत्मीनान के साथ नहीं लेना चाहिए कि कोरोना हमारे मुल्क से चला गया। अभी सिर्फ इतना ज़रूर है कि कोरोना की दूसरी किस्म में अब वो डिटेक्ट हो गई है, वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाएगी बाकायदा, हम लोग देख लेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरे फीवर आ गए, जैसे डेंगू आ गया, मलेरिया और ज़्यादा डेंजरस हो गया, समझा, टाइफाइड और ज़्यादा डेंजरस हो गया, मगर डेंगू भी आ गया। असल में ये एक तरह से एक सिस्टम है, ये इंसान के साथ लगा हुआ है। देखिए, अच्छाई बुराई है ना, सेहत और बीमारी है ना। अगर ये कि हम कहें कि बीमारी ना हो तो सेहत का नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, बिल्कुल। और सेहत होगी तो बीमारी का नहीं पता चलेगा। जैसे अभी आपने कहा कि बीमारियां हो रही हैं, और आपने जैसे बताया, असल में बीमारियों का कंसेप्ट इस्लाम के रूप से ये होता है कि आप उन लोगों का ख्याल रखें जो बीमार हैं, ताकि आप उनका एहसास कर सकें। हम कहते हैं बीमार है, हमें पता ही नहीं है, जब हम उससे गुजरे नहीं है ना, हमें कैसे पता चलेगा। जब वो लोग जो कोरोना के वायरस से गुजर चुके हैं, वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि कोरोना की क्या क्या तकलीफ थी। एक वक्त ऐसा भी था, देखिए, कि कोरोना जब ये आ रहा था, लोग मानते नहीं थे कि नहीं, कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ बिल्कुल नहीं, ऐसा ही था ना। लेकिन जब इनके अटैक हुए लोगों को, इनके लोगों ने देखा कि तो हमारे लोग मर रहे हैं, ये तो हमारे घर वाले लोग जा रहे हैं, हमारे दोस्त अहबाब डेथ हो रही है, तो फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हकीकत है। फिर आवाम जो है उस तरफ जाना शुरू हुई, और ट्रीटमेंट भी करा रही है, वैक्सीन भी करा रही है। ये शुक्र अल्लाह का कि हमारी हुकूमत, ये हुकूमत ज़्यादा शार्प थी, इसने शुरू से ही पाबंदी लगा दी वैक्सीन के ऊपर, क्योंकि अगर आप ये नहीं करती, ये बहुत अच्छा इकदाम किया। आप ये देखिए, अमेरिका की आबादी कितनी ज़्यादा है, कितने और कितना सही, वो बहुत पहले कंप्लीट कर चुके हैं केस। बरतानिया में कितनी ज़्यादा हुई थी, बहुत पहले सारे लोगों को लगा चुके हैं ये वैक्सीन। हमारा मुल्क उनके मुकाबले में तो छोटा है, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में नहीं हुआ। मैं समझता हूँ हार्डली ये 10 करोड़ 12 करोड़ तक हुआ है, अभी आधा भी नहीं हुआ। हमें चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन का शेड्यूल को पूरा करें, ताकि, क्योंकि अभी ये आई, अब और शेड्यूल कोई और वेरिएंट आ सकता है। पाकिस्तान में इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में जरासीम बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ हाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमें अपने को तौर पे हाइजीन कंडीशन को बेहतर करेंगे, हम बहुत सी बीमारी से बच जाएंगे। यही वजह है डेंगू का भी हाइजीन से ताल्लुक़ है, मलेरिया है, इसी तरह एंटेरिक फीवर है, टाइफाइड, ये भी हाइजीन से ताल्लुक़ है। इन्फेक्शियस डिजीज हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है ना, ये थर्ड वर्ल्ड की बीमारियाँ कहलाती हैं ये, और जो डेवलपिंग कंट्री उनकी बीमारियाँ कहलाती हैं। ये रिसर्च तो लोग ज़रूर करते हैं, अमेरिका है या ब्रिटेन है या जर्मनी है, ये इस पर रिसर्च ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी बीमारियाँ ही वहाँ होती नहीं है, आती हैं वहाँ से आ गई लोगों की, तो क्योंकि हर मल्टीपल लोग मौजूद हैं दुनिया में, हर तरह के लोग हैं, तो इसलिए बीमारियाँ आती हैं। लेकिन आप देखिए कितनी जल्दी ओवरकम कर लिया उन लोगों ने। अब कहाँ अमेरिका में डेथ हो रही है, चाइना में नहीं डेथ हो रही, कहीं भी डेथ नहीं हो रही, बहुत मामूली सी हो रही है। पाकिस्तान में ये जो हो रही है, इससे ही मामूली दूसरी जगह हो रही है। ये वजह सिर्फ वैक्सीन है। तो वैक्सीन जो है मैं समझता हूँ लगानी चाहिए। और इसके लिए भी जो नया है ना, इसके लिए भी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, ये कि सुना है कि 10 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, ये शुरू होने वाली है इस पे, क्योंकि मैंने सुना है, इसलिए कंफर्म नहीं है, मैंने कहा आपसे। बिल्कुल कंफर्म है ये 6 से 12 साल के बच्चों को शुरू हो चुकी है ये। अच्छा। और इनको वही फाइजर की जो डोज है वही लग रही है। पहले जो थी फाइजर की डोज नहीं लग रही थी, लेकिन अब यही डोज बच्चों में लग रही है। अच्छा। और बस मिसहैप भी पीछे दोनों आए थे कि भाई फाइजर से हुआ, ये हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें हकीकत नहीं है। देखिए, डेथ तो किसी चीज़ में भी हो सकती है, वैक्सीन से मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि डायरेक्ट कोई डेथ भी हो। वैक्सीन से सेफ्टी होती है, उसमें डेथ का इतना सिस्टम नहीं है। सिर्फ क्या रिएक्शन हो जाता है, एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, लेकिन वो इतना एनाफाइलेक्टिक शॉक में उससे नहीं जाता। अभी तक जो भी स्टडीज हुई है मैंने खुद देखी है, मेरे पास बहुत से पेशेंट आए, मैंने वैक्सीन लगवाई है, देखी है, खुद लगाई है, बच्चों को लगवाई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ, डेवलप हुआ हो। साइड इफेक्ट तो हर चीज़ के होते हैं, वही साइड इफेक्ट है ना कि बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, नींद ज़्यादा आ जाती है, कभी नाक में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है, हल्की फुल्की सांस का प्रॉब्लम होता है। ये उन लोगों को होता है जिन्होंने ब्लड प्रेशर बगैर चेक कराए पे वैक्सीन लगा ली थी, जिन्होंने कोई कार्डियक प्रॉब्लम का बताया ही नहीं, कोई गेस्ट्रो का मसला था उनको बताया ही नहीं, उनको कुछ हुआ है, लेकिन ये बड़ी सेफ है ये। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज ये पूछनी है, ये जो एप्सोना आपने बताया, नाम सही लिया? सही। नाम बहुत बदल बदल के आ रहे हैं ना, अभी तक 4-5 नाम तो हो चुके हैं ना कोरोना के। एप्सोना थी। हाँ,
ठीक है। अच्छा मुझे ये पूछना है, अगर जैसे मैंने वैक्सीन करवाई हुई अपनी, तो अब मुझे क्या दोबारा वैक्सीन इसके हिसाब से करवानी पड़ेगी या उसी, क्योंकि हो सकता है हाँ कि कुछ लोगों सही के जहन में ये बात आए सही कि ये ज्यादा पावरफुल आया है, तो हमें क्या फिर से कोई वैक्सीन लेनी पड़ेगी या उसी वैक्सीन पे ठीक सही है? हमें इसमें वही वैक्सीन है। जी। इसकी वजह ये है कि जो पेरेंट कोरोना वो वही है, सेम है। ये ठीक है। उसके बच्चे समझ लें वेरिएंट कहते हैं, उसकी क्लासीफाई हो गया हाँ ना। ठीक वो है। वही है, बेस वही है, प्राइमरी वही है, हाँ। लेकिन सेकेंडरी टर्शरी वो चलता चला गया। तो बेसिक इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये अच्छा सेंस था ये कि उन्होंने बेसिक लिया था, बेस को लिया था, उसका एंटीजन लेके उससे बनाई गई थी ये। तो इसलिए ये वैक्सीन जितने भी इसके जो वेरिएंट आएंगे और जी। जो भी किस्म आएगी कोरोना की, यही वैक्सीन उसमें कारआमद होगी। ठीक है। Yeah. डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम ना डेंगू की तरफ आ जाते हैं कि डेंगू कितना खतरनाक है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में तो खैर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और यहाँ भी मेरी नज़र में कुछ लोग ज़रूर आए हैं कि जिनको डेंगू हुआ है और उनकी हालत मैंने बड़ी ख़राब देखी। तो सही। उस हिसाब से बताइएगा कि डेंगू कितना खतरनाक या ये डेंगू अपने जितने भी ये फीवर हैं, जैसे एंटेरिक हो गया, मलेरिया हो गया, कांगो का वायरस हो गया, जी। और दूसरे वायरस हो गए, ये उनका सबसे बड़ा भाई है, है। अच्छा। सबसे बड़ा ये। इसने अटैक, देखिए हर एक की अपने एक क्वालिटी थी। उसने कोरोना ने जो था वो अटैक किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मेन किया, सही ना। इसी तरह एंटेरिक फीवर जो होता है वो स्पेसिफिक एरिया नहीं है, स्पेसिफिक एरिया नहीं है उसका। इसी तरह मलेरिया का ब्लड पे करता है, हेमोलाइसिस करता है ब्लड। इसी तरह जो है ये डेंगू जो है ये करता दो जगहों पे अटैक करता है, एक ब्लड पे करता है और दूसरा बोन पे करता है। इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। इसका जो फीवर होता है या हड्डियों को तोड़ के रख देता अच्छा, है। डेंगू का जो हाँ, फीवर होता है वो हड्डियों को तोड़ के रख तोड़ देता है, के यानी रख कि देता है। हड्डियों में हाँ बहुत दर्द होता है आपको। हाँ, बेहतर है। तो ये बहुत ज्यादा ये मतलब डिफरेंट हो गया दूसरे से। और दूसरे तक वो सेल पे जाता है। ये ब्लड के सेल जो है उसमें खास किस्म के सेल प्लेटलेट काउंट होता है, एक प्लेट उन पे जाके अटैक करता है, उनको इमोलाइज कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल समझ स्प्लिट कर देता है उसको। और स्प्लिट करता है, ऐसे करता है कि वो इनके लेवल एकदम ड्रॉप करता है। अच्छा, जैसे ही उनका लेवल ड्रॉप होता है, प्लेटलेट काउंट जो मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जो प्लेटलेट है वो ब्लीडिंग टेंडेंसी यानी ब्लड को रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो ब्लड क्लॉटिंग खत्म हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ये इतना रैपिडली होता है कि ये डेंगू मैंने बताया 5-7 दिन 10 दिन में होता है, और इसी दौरान में ये ख़त्म भी हो जाता है और इसी दौरान में ख़त्म भी कर देता है। हाँ, मरीज को ख़त्म भी कर देता है ये। अच्छा। तो इसकी भी 4-5 किस्में थी। शुरू में बिल्कुल सिंपल था, फिर उसके बाद जो है ज़रा सिंपल का मना दिया कि खाली फीवर आएगा, आपको सर्दी लगेगी, बॉडी एक हुआ, सब मैंने 3 से 5 दिन 7 दिन में सपोर्टिव थेरेपी दी, ये ठीक हो गया आपका। इसके बाद फिर ये प्लेटलेट काउंट को काउंट करता है ये, वो उसमें ब्लीडिंग शुरू हुई, आपके प्लेटलेट काउंट कम होने शुरू हुए, 1 डिग्री तक जाके वो जाके खुद ही फिर वो सपोर्टिव थेरेपी से अपने देते हैं, वो रुक जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। इसकी जो थर्ड किस्म है हेमरेजिक फीवर कहते हैं उसे, वो बड़ी डेंजरस होती है। वो हेमरेज कर देता है, ब्लीडिंग कर देता है। उसने ये नहीं सोचना कि ये बच्चा है, ये बड़ा है, या बूढ़ा है, उसने अटैक करना, अपना काम करना है उसने। यही जाके डेंगू फीवर गया, उसने जाके जो सेल को जो बिल्कुल इमोलाइज कर दिया। इतने डेंजर कंडीशन हो जाती है कि इसमें शॉक होती है, और इसमें ही जाके बंदा शॉक पे चला जाता है। वो 4th वन है आखिरी। अच्छा, डेथ के चांसेस कितने हैं इसमें? इसमें डेथ के चांसेस समझ कि ये कंडीशन में डिपेंड करता है। अच्छा। कि आप पे जो है कौन सी किस्म हुई है इस पे। अच्छा। अगर हेमोरेजिक हो गया और शॉक में चला गया, उसकी तो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, यानी आप वो समझ लें कि 10%, 5%, 10% है, अभी इतना वो भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी वजह की है, हमने भी देखे, हमारे पास भी केस आते हैं, लेकिन उसमें ये कि इसकी मैनेजमेंट बहुत रैपिडली होती है। हाँ, आपने फौरी तौर पे जो होता है, आप आईसीयू में पेशेंट को पहुंचा के उसका प्लेटलेट काउंट जो होती है हम उसको रिप्लेस करते हैं फौरी तौर पे। अच्छा। हाँ, जो सपोर्टिव जो आपके एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक वो देते हैं, तो बंदा कंट्रोल भी हो जाता है। जितनी देर से मरीज जो है हॉस्पिटल पहुंचेगा, जितनी देर लगेगी उसको स्टार्ट करने में, उसके ट्रीटमेंट में, उतना रिस्क होगा। अच्छा। और ये डेथ वहीं पर ही होती है जहाँ मेडिकल की फैसिलिटी थोड़ी कम पाई जाती हैं, या वहाँ अवेयरनेस नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही खून आ गया होगा मुंह से, ऐसी ब्लीडिंग होगी, बुखार हो गया, होता रहता है बुखार, तो वहाँ पे ये वाक़यात हो जाते हैं। अभी मैं कहता हूँ ओवरऑल मुल्क में जो है हमारे 5 से 10 के करीब डेथ हुई है, सब में इतनी ज़्यादा डेथ नहीं है। अच्छा। लेकिन वो जो कंडीशन है वो बड़ी डेंजरस है।
वो जो डेंगू की जो कंडीशन है, दर्द होना, मरीज कोई वो समझो कोई काम काज नहीं कर सकता मरीज, इतना सीरियस होता है 5 या 10 दिन के दौरान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मुझे या जब ये डेंगू का मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि हड्डियां तोड़ बुखार, मतलब हड्डी तोड़, हड्डियों में बहुत ज्यादा सही है। दर्द होता है। तो ये मुझे बताइए, जब तक बुखार रहता है तब तक, या जिस तरह से टाइफाइड में आपको जो वीकनेस होती है वो बहुत टाइम तक रहती है, इसी तरह से हड्डियों में दर्द काफी टाइम तक रहता है, या जब तक आप बीमार हो तब तक रहता है? नहीं ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा देर नहीं रहता, ये रिकवर हो जाता है। अच्छा। अच्छा, इसमें भी वो देखा ये जाता है कि जिनकी ऑलरेडी बोन डेंसिटी कम है वो थोड़ा देर तक रहेंगे ना, उनकी तकलीफ रहेगी। और जितना जिनकी डेंसिटी बोन डेंसिटी जो है वो नॉर्मल है वो जल्दी ख़त्म सही हो जाते हैं वो। अच्छा, वो जो ब्लड प्लेटलेट काउंट था, जब आपने उसकी फिगर पूरी कर दी, नॉर्मल कर दी, तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इसके अंदर ये नहीं है कि जैसे वो चिकनगोनिया टाइप का ही पहले बुखार आया था, चिकनगोनिया वो पूरा जो लेग की थी और टांगों को जो थे मसले नसें उनको पूरा डैमेज करता था, और वो ख़त्म ही नहीं होता था, 6-6 महीने साल साल तक चलता डॉक्टर था। साहब, हाँ। चिकनगुनिया का आपने नाम लेके मुझे एक तकलीफ वाला दिन याद करवा दिया है कि सही। मुझे चिकनगुनिया हुआ था, आप यकीन करें कि उठा नहीं जाता था और मैं चीखें मारती थी। सही। ऐसी हालत, टांगों में जो दर्द था हद से ज्यादा, और इस दर्द के साथ एक और दर्द है डॉक्टर साहब, आपको पता है ना वो कौन सा दर्द है? बताएं मुझे। मैं मान जाऊंगी कि आपको याद है कि इस टाइम कौन सा दर्द होता है हमें, ब्रेक वाला। तो जी नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, वापस आते हैं फिर डॉक्टर साहब से और बात करते हैं। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं उसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, वापस हम टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने हड्डियों का आपसे पूछा था कि वो जो हड्डियाँ जो है वो आपने बताया कि नहीं, वो एक टाइम तक ही होती है फिर ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने चिकनगुनिया की बात की थी। चिकनगुनिया के पेशेंट अक्सर जो जिनको हुआ है और वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है ना हड्डियों में दर्द आज भी होता है, क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, डिफरेंट जो बीमारियां हैं उनके मिजाज भी डिफरेंट थे और होते हैं ना। इसी तरह चिकनगुनिया का जो मर्ज था वो भी एक देखिए टाइम के लिए आया था और वो चला गया, मगर वो एक ऐसा जर्म था उसके अंदर, उसका जो उसके जो इफेक्ट थे, यानी जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप थी, वो आज भी बहुत से लोगों में पाई जाती हैं। इसकी वजह ये थी कि वो जो था नर्व्स जो होती हैं, यानी हमारे मोरों के पास कुछ नसें होती हैं जो टांगों के दरमियान से जाती हैं, जिसके जैसे कहते हैं ना आर्कोनिसा हो गया, दूसरे मर्ज हो गए। जी जी। तो ये नर्व सिस्टम जो था उसने नर्व्स को डैमेज किया था, अच्छा। जिसकी वजह से आपके पावर, एक तो पावर कम हो गई थी टांगों की आपके, और फिर वो इतना पेनफुल थे, यानी नर्व्स इरिटेशन थी उसके अंदर। ये मैं वो रीज़न बता रहा हूँ, थीम बता रहा हूँ, बेसिक क्या था, ये क्यों हो रहा था ये, तो वो उसने उधर जाके अटैक करता था वो। अच्छा, हमारे यहाँ नर्व की सिस्टम जो है उसकी जो रीजनरेशन होती है बहुत ही स्लो होती है, यानी 0.0 सेंटीमीटर एक पर मंथ के हिसाब से होती है, अच्छा। यानी इतनी सी बिल्कुल मामूली रीजनरेशन होगी महीने में। तो अगर उसकी अगर 3 सेंटीमीटर अगर डैमेज करके गई है तो उसको आप ये समझ लें कि उसको अभी 6 महीने, साल 2 साल लग जाएंगे लगेंगे उसको। बिल्कुल। ये वजह थी उसके साथ जो थी। अब उसके साथ क्या हुआ कि वो बैठ गए कि भाई चलो अब खुद ठीक हो लेंगे, इसको भी ठीक हो। अब इसमें नर्व टॉनिक दिए जाते हैं, इसमें विटामिन को ऐसे दिए जाते हैं जो अच्छा। उसको रिजेनरेशन में मदद करें। जैसे हम देखते हैं कि फालिज के असरात होते हैं ना, जी जी। हम उनमें भी तो मेडिकेशन चल रही होती है ना, जी जी। फिजियोथेरेपी होती है उसके अंदर, और उसके जो हम जो है उसकी थेरेपी देते हैं, उसकी ना नर्व थेरेपी देते हैं। तो यही दो चीज़ें उसकी भी थी। आज भी अगर वो लोग जिनको चिकनगुनिया की वजह से कोई पेन वेन हो रहा है तो उनको फिजियोथेरेपी भी करानी है, नर्व टॉनिक्स होते हैं वो उनको लेंगे, विटामिन के हैं, विटामिन डी है वो लेना है, सी लेना है वो लेना है, और थोड़ा वॉक करना है, अपना वेट बढ़ने नहीं देना। वो जो एहतियाती तदाबीर है वो करेंगे तो मैं समझता हूँ 100% ये कुछ ही दिन में बेहतर हो जाए, बल्कि ये ख़त्म हो जाएगी बीमारी, इनकी ख़त्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा आते हैं मलेरिया की वैक्सीन पे हम बात करेंगे, क्योंकि मलेरिया आपको पता है
वैसे भी बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों इस मौसम में तो बहुत ज्यादा जाग जाता है, सोया हुआ था फिर से जाग जाता है। तो मलेरिया की वैक्सीन के बारे में बताएं। हाँ, देखिए ये एक हमारे यहाँ पहले ये एक अलमिया था कि जितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हमारे पास थी उनकी भी वैक्सीन मौजूद थी, जी मगर जो सिंपल बीमारी जो हर घर में पाई जाती है, जी मच्छर, वो कौन सी जगह जहाँ नहीं पाया जाता हो, जी। समझे ना। सबसे ज़्यादा एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में, और साउथ अफ्रीका, यहाँ सबसे ज़्यादा ये मच्छर पाया जाता है। जी तकरीबन मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं, 100 साल से ज़्यादा, तकरीबन 130 साल हो चुके हैं मलेरिया को आए हुए। अभी तक इसकी वैक्सीन कोई नहीं थी, सिर्फ ट्रीटमेंट होता था, और बड़ी डेंजरस किस्म की ये होती थी। पिछले दिनों इस पर रिसर्च हुई थी, जी और रिसर्च हुई उन्हीं ममालिक में, जो अफ्रीका के जो ममालिक हैं, साउथ अफ्रीका, कीनिया है, इसमें जो है ना माल्टा है, समझे ना, गाना है, और ये कुछ मुल्क थे जिनमें इसकी रिसर्च हुई है, और काफ़ी लोगों में, मेरे ख्याल मोर देन 800 लोगों पे इसका हुई। नैरोबी एक वहाँ का कीनिया का हॉस्पिटल है, वहाँ भी इसकी रिसर्च हो रही थी, मैं वहाँ गया भी था तब में। तो उस पर जब रिसर्च हुई है और बहुत से रिजल्ट जब यहाँ से निकले, तो 40% जो थे, जिनको मलेरिया की जो वैक्सीन लगाई गई थी, वो इफ़ेक्टिव हुई है। अच्छा, जिनको मलेरिया हो चुका था, जो सफ़र कर गए थे, उनको बाद में जो लगाएगी, उनकी 30% को सर्वाइवल रेट हुआ उनका, यानी मलेरिया के हिसाब से। मलेरिया में डेथ रेट इतना नहीं होता, सवाए इसकी जो ख़तरनाक किस्म होती है, उससे कहते हैं मलेरिया फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम जो है, यानी जो 4th जनरेशन इसकी डिजीज़ है, वो सबसे डेंजरस होती है, उससे ही डेथ होती है। उसमें सेरिबुलर मलेरिया हो जाता है, उससे इसकी डेथ होती है। ये वैक्सीन असल में आई इसीलिए थी कि उससे हमको बचाया जाए, लोगों को बचाया जाए। तो वो वैक्सीन अभी पाकिस्तान में नहीं आई है, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह होपफुल है कि वो पाकिस्तान में आ जाएगी। और हालांकि ये एक डॉक्टर अच्छी साहब खुशखबरी है, ये आनी एक चाहिए। अच्छी खुशखबरी है ये, कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी मलेरिया आ जाएगा, मलेरिया की वैक्सीन। और इंशाल्लाह डेंगू की वैक्सीन से मैं बता दूं कि वो बीच में आई थी, पाकिस्तान में भी है कई जगहों पर, कुछ जगह पर अच्छा ट्रेवलर, जहाँ ट्रेवलिंग ज़्यादा होती है वहाँ ये रखी गई थी वैक्सीन को, लेकिन उसके कोई इफेक्ट इस तरह से नहीं आ रहे थे। खास नहीं आ अभी रही वो थी। रोक दी गई है, अच्छा समझे ना। और अब मजीद कोई रिसर्च के बाद डेंगू की भी वैक्सीन आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन डेंगू का यही है कि अगर हम एहतियात कर लेते हैं, तो चूँकि जल्दी 5, 10, 15 दिन में ठीक हो जाता है, तो लिहाजा इन लोगों ने अभी तक वैक्सीन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। जबकि टाइफाइड फीवर जो होता है, एंटेरिक फीवर, उसकी वैक्सीन मौजूद है हमारे यहाँ, टाइफाइडोट के नाम से। हमें चाहिए कि वो वैक्सीन जैसे ही किसी को टाइफाइड ख़त्म हो जाता है, फौरी तौर पर उसके कुछ ही दिन के अंदर वैक्सीन लगाएं, और जिनको नहीं हुआ है उनको भी वैक्सीन लगाएं। हुकूमत से भी मेरी अपील है ये, जिस तरीके से दूसरे काम हो रहे हैं, कोरोना पे काम हो रहा है, और जैसे पोलियो पे काम हो रहा है, डीपीटी पे हो रहा है, इसी तरह टाइफाइड की वैक्सीन भी रेगुलर बेसिस पे लगाई जाए, ताकि हमारे यहाँ ये मर्ज भी किसी हद तक काबू में आ जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मलेरिया का ट्रीटमेंट, अगर जैसे हम लोग, आपको पता है कि हम घर के आधे डॉक्टर हैं, ठीक है, ये सब लोग जो मुझे देख रहे हैं सब आधे आधे डॉक्टर हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार जाना है डॉक्टर के पास, दवाई उन्होंने दे दी, अब उस तरह की कुछ मिलती जुलती सिचुएशन होगी तो हम वही दवाई ले लेंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अगर मलेरिया हो चुका है और हम उसको एक आम बुखार समझ के उसी हिसाब का खुद घर बैठे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए किस हद तक खतरनाक हो सकता है। देखिए, मलेरिया का तो बड़ा एक सिंपल है ना, उसका तो एंटी मलेरिया ड्रग पाए जाते हैं। जब तक आप एंटी मलेरिया ड्रग नहीं देंगे, मलेरिया नहीं जाता। नहीं जाता। ठीक है, उसका कम से कम जो इलाज है 3 दिन 6 दिन, और फिर आगे आगे बढ़ता है तो 28 डेज, 28 दिन तक इसका ट्रीटमेंट चलता है ये, मतलब जब आगे आ आप जाता है टाइम पे ये, अगर जी नहीं, हाँ। हाँ तो ठीक ये ठीक। मलेरिया को इतना आसान नहीं समझा जाए, हाँ ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है। हाँ अच्छा, मलेरिया का एक ये होती है कि ये हर वक्त नहीं होता, स्पेल में होता है। एक सिर्फ इसकी एक किस्म ऐसी है, जिसको हम जो है मलेरिया जो है मलेरिया पैरासाइट जो है, इसको हम जो है ये समझें कि प्लाज्मोडियम, हम कहते हैं उसे, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया, ये एक किस्म ऐसी है जो जिसका बुखार 12 घंटे तक चलता है। अच्छा हाँ, बाकी जितने भी इसकी किस्म में 1 दिन छोड़ के आएंगे, 2 दिन छोड़ के आएंगे, अच्छा यानी ऑल्टरनेट डे में आ जाएंगे। ओएल है, जैसे एक इसकी किस्म पी फल से वो ओएल का है, वो मुख्तलिफ किस्म के दिनों में आते हैं, तो उससे वो डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन जो पूरे दिन आ रहा होता है, वो डिटेक्ट करते हैं कि टाइफाइड ना हो दूसरा। तो ये जो पूरे दिन के बुखार है, ये इनमें आम सपोर्टिव अच्छा थेरेपी जो होती है ठीक। वो चल जाते हैं। ठीक है डॉक्टर लेकिन साहब, लाइव मलेरिया कॉलर है। एंटी मलेरिया से ही खत्म होता है। ठीक है जी, लाइव कॉलर है, कॉल लेते हैं फिर अच्छा बात अच्छा। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी जी हेलो। आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। हेलो जी हेलो। जी जी, क्या कहेंगे।
अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मुझे जो है ना विवेक्स मलेरिया हो जाता है हर महीने। तो मैं इस पूछना चाहता हूँ कि सर ये मुझे बार बार क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और इसकी क्या प्रिकॉशन से मैं एहतियात करूँ ताकि मैं इस चीज से बच सकूँ। सही। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखें, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। हाँ, मलेरिया में मलेरिया कैरियर अमूमन नहीं होते, वो जब ट्रीटमेंट होते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो आप ये दोबारा टेस्ट कराएं कि आपको ये क्या हो रहा है ना, हो सकता है आपको ये टाइफाइड होगा। टाइफाइड कैरियर होता है और वो लीवर में जाके स्टे करता है और बिल्कुल डिटेक्ट हो जाता है इसके अंदर। और मलेरिया का ये होता है कि जब भी इसका एक मतलब कंप्लीट थेरेपी हो जाती है, जैसे मैंने कहा ना जी कि जी। आपको 6 दिन भी है, 12 दिन भी है, तो वो खत्म हो जाता है। ये दोबारा टेस्ट कराएं, ये कुछ और होगा इनमें। हाँ, अच्छा, मलेरिया नहीं, ये नहीं, टाइफाइड हो जी हाँ, सकता है। टाइफाइड हो ठीक है जी, सकता है। आप दोबारा टेस्ट करवाएं, डॉक्टर साहब ने आपको कहा है। और अच्छा जी, डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं इधर आ जाती हूँ। मुझे ये बताएं, महंगाई से कौन कौन सी बीमारियां होती है? ओहो, कितना बेहतरीन सवाल है ये। हाँ। असल में महंगाई वो समझ लें कि वो फैक्टर है जो छोटे बड़े हर किस्म के लोगों को अफेक्ट करता है। वो बाहर हुकूमत के बैठे हों, घर बैठे हों, लोग हों, बड़ी डेंजरस किस्म के ये एंटीजन है ये बिल्कुल इसके एंटीबॉडी भी नहीं पैदा होते। हाँ। ये डायरेक्ट जो है बाद लोगों को खुदकुशी पे मुबतला करता है। हाँ। यानी ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट पैदा कर, मायूसियाँ पैदा कर देती है। अच्छा ये जी, जो है कॉल आ बीमारी है। गई डॉक्टर साहब सरगोदा जी से, जी, ले लें कॉल। बिल्कुल इस लेंगे। पे हम बात करेंगे, कॉलर को वेट करवाएं, बड़ा बिल्कुल। नाराज हो जाते हैं ये लोग, हमारे अपने हैं ना, इसलिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या बात करेंगे, डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद है। मैं जी जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी जी, क्या कहेंगे? मैंने पता ये कहना था कि जो छोटे बच्चों को मलेरिया होता है, जी, तो हमारे तो इधर सरगोदा में डॉक्टर जो कहते हैं ड्रिप लगा दें जी। थोड़ा सा क्या लाउड उसमें? बोलेंगे, आज मुझे आवाज कम आ रही है। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो छोटे बच्चों को 10 साल बच्चा 12 साल वाला बच्चा हो, उसे अगर हम लगा देते हैं, उन्हें मलेरिया हो जाए, तो अक्सर हमारे डॉक्टर जो है ना वो गांव वाले वो कहते हैं जी इनको ड्रिप लगा दे। क्या ड्रिप लगाना ठीक है या नहीं ठीक है? क्योंकि हमारे तो बस ये एक ट्रेंड बन गया है कि ड्रिप लगा दें जी, कुछ ठीक भी हो ड्रिप लगा दें। ठीक है जी, ठीक है, आप अगर इस बारे में हमें कुछ बता दें तो जरा। ठीक है जी, आप शो देखें, डॉक्टर साहब अभी आपको बताते हैं। हाँ, देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है ये, और मैंने देखा है, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ। मैंने देखा ये बड़ा ट्रेंड पाया जाता है डॉक्टरों के अंदर। ड्रिप लगाने मैं इस ट्रेंड को पसंद नहीं करता। हाँ। मलेरिया के अंदर ड्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह क्या है कि मलेरिया में कोई डिहाइड्रेशन इतनी नहीं हो रही है। अगर डिहाइड्रेशन हो इस हवाले से कि बुखार है, उल्टियाँ हो रही हैं, उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन आ रहा है, और जितना हिसाब से उल्टी या मोशन हुए हैं या स्टूल पास किया गया है, और बच्चा भी कोई कमज़ोर है, तो उसको आप उसकी कैलकुलेट करके उसको आप ड्रिप लगवा सकते हैं। इसमें अलग अलग किस्म की ड्रिपें होती हैं, नमकियात की होती हैं, नॉर्मल की होती हैं, पानी की होती हैं। वो ज़रूरत है आप उसके हिसाब से दें, लेकिन मलेरिया में मैं नहीं समझता कि इतनी कोई हमें ड्रिप की ज़रूरत है। अब रहा जैसे दूसरा फीवर डेंगू का है, डेंगू में डिहाइड्रेशन बहुत होता है, इसमें ड्रिपों की ज़रूरत पड़ती है। मैं समझता हूँ पहले हम मरीज़ को कहते हैं कि आप पिएं, ORS का पानी पिएं, जनरल पानी पिएं। अगर फिर भी डिहाइड्रेशन नहीं हो रही है तो उसमें ड्रिप लगा सकते हैं, वो भी लिमिटेड है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्रिप मतलब लगाना ही शुरू कर दें। अच्छा, पानी की कमी बॉडी में जब हो जाती है तब ड्रिप, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तब ड्रिप लगती है, वो भी डेंगू में। मलेरिया में इतनी खास जरूरत नहीं, अगर आपको मोशन और इस तरह की चीजें हैं तो फिर समझ आती है, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब वो मैंने कॉल का कहा तो कॉल्स आना शुरू हो गई और हमने लेना भी शुरू कर दी। पहले कॉल्स आ रही थी, हम शायद ले नहीं रहे थे कॉल्स, मैंने अब अनाउंस किया। छोटी छोटी चीजें टिप्स हैं, देखिए क्लियर करनी है। अब बात बच्चे जो कि हमारे यहाँ देखिए तालीम की कमी है, पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं डॉक्टर ने कह दिया ड्रिप लगनी है। आजकल देखिए कमर्शियलिज्म बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर भी सोचता है कि जो ड्रिप लगाएं 2 पैसे मिल जाएंगे, उसको भी मिल जाएंगे, पानी वानी चला जाएगा बॉडी में उसका। लेकिन मैं समझता हूँ बिला जरूरत नहीं करें। इसकी वजह क्या है, महंगाई की बात हो रही थी कि महंगाई इतनी ज्यादा है, वो जो हमारी फीस दे रहा है और वो जो दवाइयाँ खरीद रहा है पेशेंट, वही मुश्किल है उसके लिए। सबसे बड़ी चीज जो है हमारे यहाँ की जो खराबी है हमारे मुल्क में, वो इस बात की है कि सेहत जैसी चीज जो है वो भी फ्री नहीं है, तालीम जैसी चीज भी मुकम्मल फ्री नहीं है। ये तो बुनियादी चीज है, बुनियादी जरूरत है आवाम की। अगर ये जितनी भी तालीम है, जितनी भी सेहत से मुतालिक है, कोई भी हो, प्राइवेट हो, तो अगर हम किसी हद तक इसको फ्री कर दें या स्पेशल रेट पे कर दें तो मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर होगा, महंगाई पे काबू पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सेहतमंद पाकिस्तान हो जाएगा। क्योंकि जब आप अब आप देखें, अगर
कोई बीमार होता है तो सोचता है छोटी सी क्लिनिक देखे ताकि थोड़ी सी फीस भी कम हो, थोड़ी दवाइयाँ भी मुनासिब आ जाए। हालांकि दवाइयों के रेट भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, पर बड़े हॉस्पिटल में लोग इसलिए नहीं लेके जाते कि अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। अगर यही सब कुछ फ्री हो तो आप देखें कि छोटी छोटी बीमारियों पे जब बच्चे हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे शो का टाइम हो चुका है ख़त्म, मतलब हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। आपने कहीं नहीं जाना, मैंने 11 बजे तक यहाँ रुकना है। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आप ज़रूर आइएगा, जैसे कि आप हर हफ्ते मेरे साथ होते हैं और लोगों को भी पता है इसलिए कॉल्स भी आ रही हैं। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हम अगले हफ्ते ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। तो अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और 11 बजे तक आपके साथ रहेंगे।